देवर भाभी का एक कमरा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अग्नि के 7 फेरों के साथ संध्या की शादी जीतू के साथ हो जाती है और वह अपने ससुराल चली आती है। संध्या का ससुराल एक कमरे में सिमटा हुआ था। ये देखकर संध्या के आंखों में बसे अरमान एक ही क्षण में टूट गए। हे भगवान, मेरे ससुराल में तो एक ही कमरा है। ससुराल को लेकर कितने सपने देखे थे मैंने, मगर ये कमरा देखकर तो लगता है सारी जिंदगी इस एक कमरे में ही काटनी पड़ेगी। संध्या ऐसा सोच ही रही होती है, तभी उसके दोनों देवर दीपक और संजय उसका गृह प्रवेश कराते हैं। आइए संध्या भाभी, इस घर में आपका स्वागत है। ऐसे ही थोड़ी देर बीत जाती है और देवर भाभी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। तभी दीपक संजय से कहता है, संजय, आज भाभी और भैया के लिए खास दिन है, चल बाहर चलकर सोते हैं। इसके बाद दोनों देवर तकिया और चादर उठाकर छत पर सोने चले जाते हैं, मगर अगले ही पल वह मच्छर भिनभिनाने लगते हैं। संजय, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ सो पाएंगे। देखना मच्छर कितनी तबाही मचा रहे हैं। दीपक मेरे भाई, बस आज रात भर की बात है, सो जा। दोनों भाई सोने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर नींद न आने पर थक हार कर आधी रात नीचे आकर कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। ये आधी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा है? कौन है? भाभी, दरवाजा खोलिए प्लीज। संध्या जल्दी से दरवाजा खोलती है, तभी उसके दोनों देवर अंदर आते हैं और हिचकते हुए बोलते हैं, भाभी, छत पर बहुत ही ज्यादा मच्छर भिनभिना रहे हैं, क्या हम कमरे में सो जाएं? हाँ देवर जी। जगह की कमी के कारण संध्या को शादी की पहली ही रात अपने दोनों देवरों के साथ वो कमरा बांटना पड़ता है, बल्कि उसे एक कमरे में सेकती में सोना पड़ता है। अगले दिन संध्या सुबह उठ जाती है। देवर जी और ये तो अभी तक सो रहे हैं, कमरे की सफाई इनके उठने के बाद कर दूंगी, तब तक किचन का काम खत्म कर लेती हूँ। इसके बाद संध्या कमरे के कोने में बनी हुई रसोई की स्लैब साफ करके सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है, जिससे पूरा कमरा गर्मी के भपके से भर जाता है और तीनों भाइयों की नींद टूट जाती है। देवर जी, आप दोनों तो उठ गए, जल्दी से नहा धो लीजिए। इसके बाद संध्या अपने पति जीतू और दोनों देवर को नाश्ता परोसती है। संध्या, मैं काम पर जा रहा हूँ। जीतू के जाने के बाद संध्या के दोनों देवर कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और संध्या के दोनों देवर सारा दिन कमरे में बैठे रहते हैं, जिस कारण संध्या को अपने पति के साथ अकेले में वक्त बिताने का समय नहीं मिलता। एक दिन संध्या ढेर सारे कपड़े धोकर पूरी तरह से थक जाती है, जिसके बाद बाथरूम से उठकर कमरे में आराम करने के लिए आती है, जहां उसके दोनों देवर पूरे कमरे में किताबें फैलाकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। हे भगवान, देवर जी ने पूरे कमरे में कॉपी किताबें फैला रखी हैं, अब मैं आराम कैसे करूं? देवर जी को कुछ कहना अच्छा नहीं लगेगा। अचानक दीपक और संजय की नजर अपनी भाभी के थके हुए चेहरे पर चली जाती है। संजय, चल जल्दी से किताबें उठा ले, देखना भाभी सारा दिन काम कर करके भाभी कितनी थक गई हैं। क्या हुआ देवर जी, आप दोनों किताबें क्यों बंद कर रहे हो? पता है ना आप दोनों की परीक्षाएं पास आने वाली हैं। भाभी, आप हमारी परीक्षा के लिए परेशान मत होइए। एक सुबह से काम करके आप कितना थक जाती हैं, इसलिए आपको आराम की जरूरत है। इस तरह दोनों देवर भाभी को एक कमरे के कारण कई सारी परेशानी झेलनी पड़ती। ऐसे में दोनों हिचकिचाहट के कारण एक दूसरे से अपनी परेशानियां खुलकर नहीं कह पाते। तभी एक दिन मनोरमा मिठाई का डब्बा लेकर उनके घर आती है। अरे ये ले जीतू की जोड़ू, मिठाई खा। मनोरमा काकी, ये मिठाई किस खुशी में? अरे कल ही हमने 7 कमरे का 100 गज का एक और नया घर खरीदा है। सच कहूँ संध्या बहू, तो मुझे तुझ पर बहुत तरस आता है। तेरे दोनों देवर सारा दिन निखट्टू की तरह कमरे में जमे रहते हैं। बेचारा जीतू दिन रात मेहनत करता है, मगर मजाल है कि तेरे देवर को थोड़ी सी भी शर्म आ जाए। बस कीजिए मनोरमा मौसी, आपका बड़ा घर आपके लिए है। भले ही हम देवर भाभी एक कमरे में रहते हैं, मगर इस एक कमरे में हमारे बीच कोई कड़वाहट नहीं, बल्कि हम खुश हैं। अरे क्या खाक खुश है तू? क्यों झूठ बोल रही है? अगर तू सच में खुश होती तो तेरा चेहरा परेशान नहीं होता। पता नहीं तुम देवर भाभी एक ही कमरे में कैसे बेशर्म के जैसे रहते हो। हाँ। इस तरह अमीर घमंडी मनोरमा दोनों देवर भाभी को एक कमरे में रहने के पीछे उनकी बहुत बेइज्जती करती है, जिसे संजय और दीपक की भाभी की आंखों में आंसू भर आते हैं और अपनी भाभी को ऐसे रोता हुआ देखकर उसके दोनों देवर को बहुत ही बुरा लगता है। रात को जब जीतू घर आता है तो उस रात अपने दोनों देवर के सो जाने के बाद संध्या जीतू से कहती है, सुनो जी, आखिर कब तक हम एक कमरे में रहेंगे? आज तो हम 4 जने हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे तो परिवार बढ़ेगा, और कल को जब देवर जी की शादी होगी तो मेरी दोनों देवरानियां कैसे रहेंगी?
इस एक कमरे में? आपको नहीं लगता कि अब हमें बड़ा घर ले लेना चाहिए? क्या मैं नहीं चाहता कि हम भी बाकी लोगों की तरह बड़े घर में रहें, मगर इस एक कमरे में जिंदगी काटना हम गरीबों की मजबूरी है। पिताजी माँ के चले जाने के बाद मैंने अपना बचपन झोंक कर दिन रात भूखे प्यासे रहकर मैंने भरी गर्मी में ईंट की भट्टी पर ईंट ढोया और अपने दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया और पाई पाई जोड़कर एक कमरा बना सका। अब तो बड़ा घर लेने के लिए मैं मजदूर आदमी अपनी जान तो नहीं दे सकता। ऐसा कहते हुए जीतू अपनी गरीब जिंदगी को सोचते हुए रोने लगता है और उसके दोनों भाई उनकी सारी बात सुन लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह दीपक मेरे भाई, एक हमारे कारण हमारे भाई को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। घर खर्च चलाने के लिए भैया खून पसीना बहाकर 2 पैसे कमाते हैं और हम उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे। सच तो है संजय कि हम दोनों भाई झूठ मूठ की पढ़ाई की आड़ में मेहनत से भाग रहे हैं। अब हमें भी कमाना होगा। इसके बाद दोनों देवर काम की तलाश में निकल जाते हैं और छोटी मोटी नौकरी करने लगते हैं। साथ ही रात को पढ़ाई करते हैं, जिसके बाद उन्हें एमए की डिग्री मिल जाती है और उनकी बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी मिल जाती है। जिसके बाद संध्या के दोनों देवर घर लेने के लिए अपने छोटे छोटे खर्च भी घटा देते हैं और कुछ ही महीनों में वह 3 रूम का बड़ा घर ले लेते हैं। और इस दिन घर आकर दोनों संध्या की आंखों पर पट्टी बांधते हैं। देवर जी, आप दोनों मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हैं? चलो भाभी, आपके दोनों देवर आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। फिर संध्या के दोनों देवर अपनी भाभी और भैया को गाड़ी में बिठाकर नए घर ले आते हैं और पट्टी खोलते हैं। भाभी आंखें खोलिए। देवर जी, ये आप हमें कहाँ ले आए हैं और ये बड़ा सा घर किसका है? आज से ये घर हमारा है भाभी, और लक्ष्मी के बिना घर कहाँ पूरा होता है। अंदर आइए भाभी। इसके बाद दोनों देवर अपनी भाभी का नए घर में एक बार फिर से गृह प्रवेश कराते हैं। इतना बड़ा घर देखकर संध्या का चेहरा खुशी से खिल उठता है और उसका अधूरा सपना पूरा हो जाता है। भाभी, अब हमें उस एक कमरे में जिंदगी नहीं काटनी पड़ेगी। अब हम खुशी से रहेंगे। भैया, आपने अपनी खुशियां अपने सपने मारकर हम दोनों भाइयों पर अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया और भाभी को भी एक कमरे में इतनी सारी तकलीफें उठानी पड़ी, मगर भाभी ने कभी हमसे कोई शिकायत नहीं की, जबकि शादी को लेकर हर लड़की की आंखों में सपने होते हैं। थैंक यू भाभी, हमारे लिए इतना करने के लिए। देवर जी, जिंदगी में सुख दुख का आना तो लगा ही रहता है, जरूरी है तो बस खुशियों को ढूंढने की। इस तरह आखिर में दोनों देवर भाभी एक कमरे में रहने की परेशानी खत्म हो जाती है और सभी नए घर में खुशी भरी शुरुआत करते हैं। ममता और शीला एक दूसरे के पड़ोस में रहती हैं। एक सुबह शीला हाथों में मिठाई का डब्बा लेकर ममता के घर आती है। अरे ममता, ये ले मिठाई खा। क्या बात है शीला, ये सुबह सुबह मिठाई किस खुशी में है? अरे मेरे दोनों बेटे की बड़ी अच्छी खासी कंपनी में नौकरी लग गई है। अरे संध्या बेटी, जरा शीला काकी के लिए पानी तो ले आना। संध्या जल्दी से पानी लेकर किचन से बाहर आती है। ये लो शीला आंटी, पानी। अरे जुग जुग जीती रहे बेटी ममता। सच कहूँ तो तेरे आगे भाग्य बड़े वारे न्यारे हैं। भगवान ने तुझे बेटी जो दी है, वरना बहू तो किसी की बेटी बन नहीं सकती। मगर मैंने तो सोचा कि जब मेरी बहू आएगी तो मैं उसकी लगाम खींच कर रखूंगी, क्योंकि आजकल की बहू को जरा सी ढील देते हैं और वो आसमान नापने लगती है। शीला की बातें संध्या को बहुत ही बुरी लगती है और वो बोलती है, शीला आंटी जी, आज के जमाने में भी आप ऐसी सोच रखती हैं? आखिर बहू भी तो किसी की बेटी होती है। अरे ममता, देख तो जरा तेरी ये मरजानी बेटी कैसे कैची की तरह जुबान चला रही है। तूने इसे सिखाया नहीं है क्या कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए? शीला, वो क्या है ना, मैंने अपने बच्चों को गलत पर चुप रहना नहीं सिखाया है। अरे ऐसा भी क्या गलत बोल दिया मैंने? बेटी जात का इतना बोलना शोभा नहीं देता। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ये बेटी 36 जोड़ी चप्पल जूते घिसवाए। अच्छा है जो भगवान ने मुझे बेटी नहीं बल्कि 2 बेटे दिए हैं। बेटे कमा कर लाते हैं और बिटिया सब कुछ बटोर कर ले जाती है। बस कर शीला, मेरी बेटी मेरे लिए बोझ नहीं। खुशकिस्मत होता है वो घर आंगन जहाँ बेटियां जन्म लेती है। अब चली जा यहाँ से। इस तरह बहू बेटी की बातों को लेकर दोनों सहेलियों में मनमुटाव हो जाता है। कुछ दिनों बाद ममता अपने बेटे राजेश की शादी तय करके कार्ड देने शीला के घर आती है। मालकिन,
ममता बहन आई है। आजा आजा ममता, बता कैसे आना हुआ, आज मेरा घर कैसे याद आ गया। देख शीला, अगर आज तेरे घर भी बिटिया होती तो तुझे नौकर नहीं रखना पड़ता। अरे मैंने नौकर जिंदगी भर के लिए थोड़ी रखा है। एक बार मेरे बेटी की शादी हो जाए और बहू आ जाए तो फिर मैं इसे निकाल दूंगी और घर बहुएं संभालेंगी। खैर मैं राजेश की शादी कर रही हूँ, ये कार्ड है, तू आना जरूर। इस तरह ममता अपने बेटे राजेश की शादी करके गौरी को बहू बनाकर घर ले आती है। तभी शीला मौके का फायदा उठाते हुए तानेबाजी करती है। ममता, बहुरानी को ज्यादा छूट मत देना, वरना ये अपने रंग दिखाएगी, समझी? तुझे नहीं पता, ये आजकल की बहू बड़ी चंट चालाक होती है। बेटिया बेटिया ही होती है और बहू बहू ही होती है। माफ करना आंटी जी, मगर अगर ससुराल का घर आंगन मायका बन जाए और सास माँ बन जाए तो बहू भी बेटी बन जाएगी। यही रिश्तों की बुनियाद होती है। तूने बिल्कुल ठीक कहा। गौरी बहू, चल अब आजा। ममता शीला की बातों को नजरअंदाज करके अपने बहू का गृह प्रवेश कराती है। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं, जिसके साथ शीला अपने दोनों बेटों की शादी बड़े घर की बेटियों से करा देती है और अपनी पड़ोसन ममता को चिढ़ाते हुए कहती है, देख ले ममता, शीला ने अपने बेटे की शादी कितने ठाट बाट से की है। यही है बेटों की माँ बनने की खुशी, वरना बेटी तो पढ़ाओ लिखाओ, सालों तक खर्चे उठाओ और आखिर में वही बेटी मायके का मनी शनि धोकर ससुराल फुर्र हो जाती है। मगर बेटे होते हैं तो बहू आती है और फिर बहू सारा काम करती है और माँ जी मजे से मिठाइयाँ खाती है। शीला की सोच पर ममता की बहू और बेटी उसका मुंह देखने लगती है। वहीं शादी की सुबह ही शीला कहती है, भोला, ये ले तेरे इस महीने का हिसाब। अब तू अपना कहीं और जुगाड़ देख ले, क्योंकि अब मेरे घर दो दो बहुएं आ गई हैं, तो मुझे नौकर की जरूरत नहीं। जी अच्छा मालकिन, जय राम जी की। थोड़ी ही देर में नताशा और शिखा पर्स टांग कर कमरे से बाहर आती है और खाली मेज देखकर कहती है, सासू माँ, भोला भैया कहाँ है? अभी तक नाश्ता क्यों नहीं रेडी हुआ? हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे भोला को तो मैंने छुट्टी दे दी, हमेशा के लिए। अब दो बहुओं के रहते नौकर की क्या जरूरत? चलो नाश्ता बनाओ। दोनों बहुएं अपनी सास की इस चालाकी पर चिढ़ जाती है, मगर घर में कलेश ना हो इसलिए साथ मिलकर नाश्ता बनाकर सास और पति को परोसती है। वाओ नताशा, इट्स अमेजिंग, रियली। हाँ शिखा, बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। अरे बस भी करो मेरे लाल, ऐसा भी कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया बहुओं ने जो नॉन स्टॉप उनकी वाहवाही किए जा रहे हो। सासू मॉम, यू आर सच डिस्गस्टिंग। शीला के रूखे रवैये को देखकर दोनों बहुएं ऑफिस चली जाती है और शीला कहती है, अब मेरी दोनों बहुएं तो शाम तक आएगी। क्यों ना ममता के घर चलकर उसकी बहू बेटियों का हाल पता किया जाए। फिर शीला ममता के घर आती है, जहां ममता के हाथ गौरी के पैरों में देखकर शीला तिल का ताड़ बनाते हुए कहती है, शिव 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 शिव, यही देखना बाकी रह गया था जब सास बहू के पैर दबाए। ये तो होना ही था। मैं ना कहती थी ममता, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। कहा तेरी बेटी ने आज तक तुझे एक तिनका भी नहीं उकसाने दिया, वहीं तेरी चालाक बहू ने 2 दिन में तुझसे पैर पकड़वा लिए। अरे शीला, तू फिर शुरू हो गई। बहू के पैरों में मोच आ गया था। अगर क्या उसकी जगह मेरी बेटी होती तो मैं उसे छोड़ देती? नहीं ना। अरे शीला, तू बड़ी भोली है, मगर ये आजकल की बहुएं बारूद की सोच रखती है, समझी? बचकर रहना। माँ जी, मैं आती हूँ। हाँ हाँ बहू, तू जा। गौरी के घर से निकलते ही शीला ममता को भड़काते हुए बोलती है, अरे ममता, ये तूने अपनी नई नवेली बहू को ऐसे अकेले कैसे बाहर जाने दिया? अरे वो अपनी सहेली से मिलने गई है और तूने जाने दिया? अरे वाह, तेरी बहू है, बेटी नहीं। और बहू को इतना छूट देना सही नहीं होता, कल को तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। शीला, वो बाद में मेरी बहू है, पहले एक इंसान है और मेरे लिए मेरी बहू और मेरी बेटी बराबर है। तू भी इस बात को मान ले। तुझे समझाना बेमतलब दिमाग खर्चना है। मैं चलती हूँ, शाम हो गई। फिर शीला घर आती है। तभी शीला बेचारी दिन भर की थकी हारी बहू के घर आते ही उन पर चढ़ बैठती है। अरे पहले ही दिन दफ्तर से इतनी देर से घर आओगी?
तो रोटियां क्या रात के 12 बजे पकाओगी बहुरानियों? सास को ऐसे धौंस जमाते देखकर बहुएं पिनकते हुए बोलती है। तो किसने कहा था आपको भोला को घर से निकालने को? माँ जी, हम दोनों इस घर की बहू हैं, कोई कठपुतली नहीं जो आपके इशारों पर नाचती रहे। अरे तेरी ये मजाल जो मुझसे ऐसे बात करती है। रुक, अभी मैं अपने बेटे को फोन लगाती हूँ, तेरी अकल वही ठिकाने लगाएगा। ओह गॉड, मुझे समझ नहीं आता आप सभी सास इतनी टिपिकल क्यों होती है। बस बहुओं पर बेमतलब का धौंस जमाने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं होता। और माँ जी, अब अनुराग और संदीप आपके बेटे बाद में हैं, पहले हमारे पति हैं, इसलिए हमसे होशियारी करना कहीं ऐसा ना हो ये होशियारी आपको बड़ी भारी पड़ जाए। शिखा और नताशा शीला को टशन भरी नजरों से देखती है। अब दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। शीला अक्सर अपने बेटों से बहुओं की शिकायत लगाती रहती थी, मगर बेटे बेचारे बोलते भी क्या, उन्हें भी शीला का स्वभाव पता था। थक हार कर शीला मायूस होकर ममता के पास आ जाती है। अरे शीला, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं ममता, मेरी बहुओं ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। आज उन्होंने साबित कर दिया बहुएं कभी बेटी नहीं बन सकती। अगर उनके जगह मेरी बेटी होती तो वो मेरी कही दो बातें बर्दाश्त कर जाती। शीला, ऐसा नहीं है, बहू भी बेटी बन सकती है, मगर तब जब तू उसकी सास की तरह नहीं बल्कि उसकी माँ की तरह उन्हें रखे। ये प्यार ही तो रिश्ते की नींव होती है। हाँ शीला आंटी, एक बार, बस एक बार सास बनकर नहीं, माँ बनकर अपनी बहुओं को ट्रीट कीजिए। घर आकर शीला सारा दिन सोचती है और बहू के घर आते ही उन्हें पानी के लिए पूछती है। ये लो बहू, पानी पी लो। शुक्रिया सासू माँ। जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, सब कुछ तुम्हारे पसंद का है। सास का बदला स्वभाव देखकर दोनों बहू सुकून से भर जाती है और खाना खाती है। तभी शीला कहती है, बहू मुझे माफ कर दो, तुम दोनों दिन भर थकी हारी घर आती थी और तुम्हारे आते ही मैं तुम पर अपनी बातें थोप देती थी। मुझे समझना चाहिए था कि तुम भी किसी की बेटी हो। वी आर सॉरी सासू माँ, हमें भी आपके साथ उस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। क्या हम फिर से एक नई शुरुआत करें? हाँ बहू। शीला के बदले स्वभाव से उसकी बहुओं के साथ बनने लगती है। जहां दोनों बहू अपनी सास के साथ घर के सारे कामों में हाथ बटाया करती है, वहीं शीला भी उन्हें बेटी की तरह रखती है। सच है, अगर सास माँ बन जाए तो बहू को बेटी बनते देर नहीं लगती है।